बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए जो कानूनी लड़ाई है वो फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल हो चुकी है। एक तरफ तो जमहूरियत बचाने का सारा बोझ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नातवा कंधों पर है, मगर दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं की आला अदलिया पर तनकीद का सिलसिला भी उसी तौर जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात कराने के लिए अपनी तनख्वाह पर कट लगाने की पेशकश की थी, मगर हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर ही पर कट लगाने की तैयारी कर दी गई है। इस पेचीदा कानूनी लड़ाई का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये आमिर मतीन साहब के तज़िये में हम जानेंगे। आमिर साहब, रिफॉर्म्स होनी चाहिए और हमेशा अप्रिशिएट भी हम करते हैं और चाहते भी हैं कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए, इस्लाहात का सिलसिला शुरू होना चाहिए और अदलिया की तरफ अब बढ़ रहे हैं तो बेहतर है। मगर ये क्यों इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है या ये सुनने में आ रहा है कि अपनी दुम पर पाँव आया है तो इन्हें रिफॉर्म्स याद आ गई हैं, मतलब नजरिया ज़रूरत के तहत हो गया सारा कुछ? वैसे तो कोई और दुनिया में मुल्क होता तो ये जो मेरे हाथ में एक सफ़ा है जिस पे कि महंगाई के इंडिकेटर्स हैं जो कि अब 46% हो गई है और इसमें सारी लिस्ट है प्याज टमाटर वगैरह वगैरह की, तो ये डिस्कस हो रहा होता, नंबर 1 स्टोरी ये होती। और जिस तरह लोग लाइनों में लग के जान तक अपनी कुर्बान कर रहे हैं लाइनों में धक्के खा खा के आटे के लिए, तो ये सबसे मेन स्टोरी होनी थी, चाहिए थी, सबसे बड़ा मसला। मगर बदकिस्मती ये है कि हमें जो है एक लेट से कि ओवरली पोलिटिसाइज्ड, ओवरली पोलराइज्ड, ओवरली सब कुछ वो हो गया है कि हम ये उन चीज़ों में फंसे हुए हैं जिनका कि आम आदमी की ज़िंदगी से डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है ऑफ कोर्स उसका भी भी बहुत बड़ा चीज़ें हैं। मगर आज अभी आपने इब्तिदाइये में दिखा रहे थे, वो भी डिस्कशन बना तो की जा सकती थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी लंबी जो तकरीर की उसमें बड़ी दुखी कहानी सुनाई कि जो PTI के वक्त में जो है ना उनके साथ जो कुछ किया गया वो बिल्कुल ही गोल कर गए जो आजकल PTI के साथ वो कर रहे हैं। फिर उन्होंने PTI का ये भी बताया कि इनकी अदलिया मुखालिफ कितनी खौफनाक किस्म की वो कहानियाँ रही हुई हैं और अपनी जो दरख्शां माजी के किस्से वो बिल्कुल गोल कर गए। तो सबसे बड़ी स्टोरी तो यही चल रही थी कि जो अदालत के आगे फैसला आया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख 8 अक्टूबर की दे दी है, आया उसका इख्तियार था कि नहीं था, ये बहस चल रही थी। एक सवाल की गिरता रहा जी। तो वो सारी नज़र उस पर थी, उस पर बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस आती रहीं। ये भी पूछा जाता रहा कि अगर फ़र्ज़ करें नहीं गवर्नमेंट मानती तो फिर क्या होगा, ब्ला 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 काफ़ी। मगर एक नई स्टोरी जो आज आ गई वो उसने सबको जो है ना उस सब से आगे बात, सब ये सब कुछ पीछे चला गया। वो कहानी जो है वो है कि जी आज बिल पेश किया गया है। अब तक ये सारे टीवी टॉक शो डिस्कस करते हैं, मैं सिर्फ उसका लुबे लुबाब देना चाहता हूँ, डिटेल में नहीं उसकी जाना चाहता क्योंकि ये सब लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं और असम्बली में अभी तक वो उस बिल के ऊपर बहस चल रही है। बिल के अंदर जो बुनियादी नुकात उसके ये हैं कि मुजवज़ा कानून के जी सुओ मोटो जो कि 184/3 के तहत खुद नोटिस लिया जाता है, इसके मुताबिक बिल के मुताबिक उन्होंने कहा है जी ये 3 सीनियर 3 जजेस की कमेटी किया करेगी अक्सरियत के फैसले से, यानी 2-1 होगा या 3-0 होगा। और फिर यह खुद नोटिस की समाअत के लिए बेंच बनाने का फैसला भी 3 रुकनी कमेटी करेगी। पहले ही चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता था और बेंच में कम से कम 5 जज शामिल होंगे जिसमें कि ये 3 भी शामिल हो सकते हैं, सीनियर 3 जो होंगे। जी ये सीनियर 3 भी शामिल हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, मगर ये कमेटी फैसला करेगी। नए बिल जो ये जो मुजवज़ा बिल है के तहत आज खुद नोटिस के फैसले पर अपील का हक है। पहले 184(3) में उसमें अपील का हक नहीं होता था, जो फैसला हो गया सो हो गया। अपील जो की जाएगी वो 30 दिन के अंदर की जाएगी और अपील जो है ना के अंदर दायर हो सकती है और अपील पर 14 दिन के अंदर समाअत शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर है कि अपील के दौरान वकील भी तब्दील हो जाता है, वरना पहले तो ये था कि जो आपका एक वकील है अपील के अंदर भी वही वकील रहता है।
फिर उसमें है कि आज खुद नोटिस के फैसले पर अपील की समाअत के लिए जब अपील कोई की जाए तो वो बेंच से लार्जर बेंच, पहले लेट से 8 अगर का बेंच था, 5 का बेंच था, तो वो 7 या 10 का होगा, ठीक है, ज़्यादा का होगा। वो वाला पहले था कि वो अपील वही सुनती थी बेंच जो पहले होता है। तो ये इसका इत्तलाक फ़ौरन होगा, पर मेरा ख्याल है ये जो इस वक्त फैसला चल रहा है अदालत के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, शायद उसके ऊपर नहीं होगा। सही है, ठीक है। अब जो है इसके अंदर जो है बड़े 2-3 सवाल है। सबसे पहला तो ये सवालों के जवाब मैं कह रही हूँ शामिल कर लेते हैं। इस वक्त माहिर कानून बाबर अवान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर तो थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब यहीं से आगे। जी, मैं बाबर अवान साहब, पहली बहस तो इसके ऊपर ये चल रही है, आई एम श्योर आपने पढ़ चुके होंगे कि ये जो मुजवजा बिल है ये क्या ये आईनी तरमीम के ज़रिए तब्दीली की जा सकती थी, या ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अपने रूल्स के ज़रिए की जा सकती थी, या ये अदालत का इख्तियार है, पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून की तब्दीली से कर सकता है इसको। थैंक यू आमिर और सरवत। पहली बात यह है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि तब्दीली क्या हुई है और किस जगह पे हुई है। जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 191 में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना बिजनेस रन करने के लिए और अपने प्रोसीजर्स और अपनी प्रोसीडिंग्स उनको रेगुलेट करने के लिए 3, यानी वो एग्जैक्ट उनके अपने जो इंटरनल साइड का है वो हो, या उनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का हो, या उसका ताल्लुक जुडिशल साइड से हो, या तो पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए से रूल्स बनेंगे और या सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। पार्लियामेंट ने एक्ट नहीं बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना दिए। दूसरा एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, मैं को ऑथर हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, और मुझसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर थे वो हफीज मीरजादा साहब थे, मरहूम मगफूर। इसलिए मैं आपको पूरी अथॉरिटी के साथ ये बात बताने लगा हूँ कि सारी दुनिया में लॉ वहां बनता है जहां एम्प्टी एरिया ऑफ लेजिस्लेशन हो, यानी कोई खाली जगह पड़ी हुई जहां कानून की जरूरत है वहां बनाते हैं। या कानून पहले से मौजूद हो, रूल्स पहले से मौजूद हो, या रेगुलेशन मौजूद हो, तो उनमें अमेंडमेंट की जाती है। अब तीसरे सवाल की तरफ मैं वो बातें कर रहा हूँ जो अभी तक डिस्कस नहीं हो रही किसी जगह, जो मैंने सुना है। तीसरा सवाल ये है कि वो किसको इख्तियार होता है कि वो रेगुलेशन में या रूल्स में या कानून का जो तरमीम है उस वो करें। कानून हो अगर तो उसमें तरमीम पार्लियामेंट कर सकती है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कानून है नहीं। जो रूल्स बने हुए रेगुलेशन नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए हैं। तो ये पहला मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसको ये कहा जा सकता था कि ये हम एक प्रपोजल असेंबली से भेज रहे हैं और आप इसके मुताबिक अपने रूल्स को अमेंड कर लीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो करे या ना करे। ये दूसरा पहलू हो गया। एक और पहलू जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आइन के आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट करने के लिए ये उन्होंने, आप देख लें कि हमने 184(3) को भी देखा, इसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो उसमें तरमीम करने के लिए फिर आपको रिव्यू करना पड़ेगा आर्टिकल 238 और 239 से, जिनमें लिखा हुआ है कि 2/3 मेजोरिटी के बगैर आप कोई 2/3 मेजोरिटी भी दोनों हाउसों में सेपरेट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यस, 2/3 मेजोरिटी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस सेपरेट, और उसका प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एक अमेंडमेंट करने के लिए बंदे को और मेंबरों को 50 दफा उठना पड़ता है और हर दफा अलग-अलग खड़े होकर वोट दिया जाता है। जी जी, दूसरी जो इम्पोर्टेंट, ये पहला लेम इसका हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 184 में अमेंडमेंट ये नहीं कर सकते थे, इसलिए ये मावराए आईन अमेंडमेंट हो गई। दूसरा ये है कि एम्प्टी एरिया ऑफ लेजिस्लेशन नहीं था, इसलिए मावराए कानून हो गई। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ही वो मुतासरा फरीक है जिसने ये काम करना था, उसको यूसर्प किया गया उसकी पावर को। और यहाँ मैं एक बात कह के दूसरे पहलू पे जाता हूँ, इसके जो दूसरा हिस्सा है वो ये है, पहली बात यह है कि ये टाइमिंग इसके देखें कि इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है, तो इसलिए इसके पॉलिटिकल मोटिव तो हो सकते हैं। ये अवाम को इससे कोई फायदा नहीं है, इससे चंद चीदा लोगों को, जिस तरह इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस से अमेंडमेंट करके फायदा लिया। अब आ जाइए, एक और आपने एक पहलू किया है रेज, जरा आखिरी इसका जो आखिरी एंट्री है, गालिबन 6 है, इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, इट्स नॉट राइट नाउ बिफोर मी। आखिरी एंट्री क्या है उसको जरा पढ़िएगा। ये सीधी सारे मुल्क के 5 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात के ऊपर तजावुज है। यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है, जरा ये बिल का आप हिस्सा अगर पढ़ देंगे तो मैं इसमें बेहतर तबसरा कर सकता हूँ। उसमें जो लिखा हुआ है लैंग्वेज वो ये है
कि ये जो बिल है ये आज ही ये नाफिजुल अमल होगा। और जी ये मैंने पढ़ दिया पहले कि आज से ही नाफिजुल अमल होगा। नहीं नीचे आए ना, सबसे आखिरी पढ़े जरा, आप दोनों में से जो पढ़ना चाहे। जी जी, ये आप प्लीज जारी रखें, मैं अभी आपको पढ़ देता हूँ। नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। जी, एक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग anything contained in any other law, rules or regulation for the time being in force of judgment of any court, including the Supreme Court and a High Court. आप जरा रुक जाइएगा, इसको कहते हैं तकसीर लफ्जी, थोड़ा सा तफहीम के लिए तोड़ के पढ़ना पड़ता है। पहला बात यह है कि कोई कानून ये सबसे मावरा हो गया जो अमेंडमेंट इन्होंने की हुई है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि कोई रूल जो हैं उनको इन्होंने सुपरसीड कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट फारिग हो गया और ये अब रूल जो है वो होंगे जो इन्होंने तजवीज किए हैं। तीसरा ये कहते हैं कि कोई अगर जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है, जजमेंट कौन सी इन्होंने ओवर रूल की है? जजमेंट इन्होंने रूल किया बेसिकली वो जजमेंट जिसके जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजों के बेंच में से 3 ने मेजोरिटी से जजमेंट दी हुई है और उसमें कहा हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे, वो जजमेंट तो ओवर रूल हो गई। मैं बाबर रिजवान साहब इसका काउंटर आर्गुमेंट वो ये देते हैं कि जनाब ठीक है उस वक्त रेगुलेशंस बनाए थे, जब अगर बता रहे हैं अब वो समझते हैं कि कानून की बनाने की ज़रूरत है और वो कोट कर रहे हैं आर्टिकल 191 जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट मे मेक रूल्स रेगुलेशंस द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कोर्ट। ये मैंने शुरू ही यहाँ से किया था कि 2 ऑप्शन थी वहां पे, या पार्लियामेंट करेगी और या करेगी 1973 से लेके आगे तक पार्लियामेंट ने जब नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स बना दिए, अब तो बन गए ना रूल। ये जो आखिरी मैंने पैरा पढ़ा है मेरे ख्याल में मैं वाजे नहीं कर सका इसको, मैं फिर आपके सामने वाजे करना चाहता हूँ। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि ये नाफिजुल अमल जब होंगे तो कहां से नाफिजुल अमल होंगे? कोई भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोई भी हाई कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट इसलिए लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के जवाद हसन की जजमेंट है, जस्टिस जवाद हसन की, उसको इन्होंने ओवर रूल किया। दूसरा जो बेंच जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हेड कर रहे हैं उसकी जजमेंट भी इन्होंने ओवर रूल कर दी, वो भी इनफेक्टिव हो गई, इसके मुकाबले में वो कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि एंटायर स्टेटस को पे पीछे जाके इन्होंने वो सारा अमल जो इलेक्शन के के लिए शुरू किया गया था उसको इन्होंने सबूताज कर दिया। वो जिसे रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है कि जो पहले से नाफिजुल अमल। जी, रेट्रोस्पेक्टिव उस वक्त होता है कि जब आप ये कहते हैं कि हम पीछे इसको ले जा रहे हैं, वो आइन में पाबंदी है, आइन में लिखा हुआ है कि सिर्फ जो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट है उसका नफाज हो सकता है 1956 से, बाकी कोई रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अगर बनेगा उसको अदालत उड़ा देगी। उसको केटर करने के लिए इन्होंने आखिरी एक दफा डाल दी है, उस दफा में ये कहा है कि ना कोई हाई कोर्ट उसका कोई फैसला इसके रास्ते में खड़ा होगा और ना ही, और रास्ता क्या है, इलेक्शन का रास्ता रोक रहे हैं ना, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। इट्स वेरी ऑफेंसिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इन्होंने ये दूसरा हमला किया है। पहले जिस तरह तारड़ साहब के जरिए से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट डिवाइड कर बाबर साहब अभी आपने फरमाया कि ये जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी टाइमिंग और बदनीति पे ये मबनी है, तो इसके पीछे गेम प्लान क्या है, क्यों, वाई? गेम प्लान सिंपल है। गेम प्लान ये है कि किसी तरीके से इलेक्शंस ना हो, और मेरा स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ और इमरान खान का भी यही ख्याल है कि अगर इलेक्शन एक दफा 90 दिन से बाहर निकल गए तो फिर उसका मतलब 9 साल भी हो सकता है। फिर इस मुल्क में 9 साल नहीं 9.5 साल वाला हुक्मरान आया, फिर उसका मतलब 10 साल हो सकता है, 10 साल अभी आया, उसका मतलब 11.5 साल हो सकता है, 11.5 साल वाला। ये इसके पीछे ये जो आपका आर्गुमेंट है, कतक कलामी माफ, इसके पीछे मफरूजा उनका ये है कि ये अगर अपील में जाते हैं, अगर इनके खिलाफ फैसला फर्ज करे आए तो ये समझते हैं कि जो तकसीम मुबैना तौर पे तकसीम है, हालांकि ये जो डिसेंटिंग नोट्स आए हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे सुओ मोटो के ऊपर डिसेंट किया है, किसी ने भी 90 दिन के ऊपर नहीं किया। और आज मुझे याद पड़ता है कि वो जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने ये कहा है कि जो बहस चल रही है 3-4 की और 2-3 की, ये हमारा अंदरूनी मामला है। तो ये मफरूजा ये कि ये जब बेंच बढ़ेगा और इनकी मर्जी से लगेगा
तो फिर ये 90 डेज वाले उसको भी तब्दील करेंगे, ये मफरूजा इस पे बेसिस आपको भी लगता है कि यही है? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो आपने पेश किया, दूसरा हिस्सा मैं बता देता हूं आपको। दूसरा हिस्सा ये है कि जस्टिस मंदुखेल साहब ने दो बातें कही। एक तो उन्होंने कहा है कि जो पहला फैसला है वो आ चुका है कि इलेक्शन तो 90 दिन के अंदर होगा। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा 90 दिन में होगा, पहला फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसका मतलब ये हुआ कि जो मेजॉरिटी जजमेंट है, जाहिर है रूल्स के मुताबिक उसको तस्लीम किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने कहा कि 90 दिन के इलेक्शन वाली जो बात उन्होंने की, अब ये जो मर्जी कर लें, क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत देता है, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजंस हैं। एक ये है कि वेयर द सुप्रीम कोर्ट एनंसिएट्स अ लॉ और इट गिव्स अ जजमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो जो जजमेंट है वो पूरे पाकिस्तान की सारी अदालतों पे बाइंडिंग है। दूसरी जो प्रोविजन है वो ये है कि the entire executive and the judicial authority of Pakistan shall act in aid to the Supreme Court of Pakistan. तो ये they are acting, जो जितनी भी अथॉरिटीज में आप शामिल करें, तो जो लेजिस्लेचर है वो एक अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव एक अथॉरिटी है, उसके साथ ही फौज दूसरी अथॉरिटी है, बाकी अथॉरिटीज हैं। तो इसलिए बेसिकली जो ये करना चाहते हैं, मुझे जो लगता है वो ये है कि ये फेडरेशन तोड़ने वाला फार्मूला है। मैं क्यों कह रहा हूं, आपका सवाल होना चाहिए, मैं उसका जवाब देता हूं। अगर ये इलेक्शन वक्त पे नहीं होते तो फेडरेशन का वो हाउस जिसके अंदर सबको बराबर नुमाइंदगी है, जिस जगह पे 80 मेंबर हैं वो भी बराबर है उनकी, और जिस जगह 400 मेंबर हैं उनकी भी बराबर है नुमाइंदगी, फेडरेशन का वो हाउस, उसमें इलेक्शन नहीं हो सकेगा। इलेक्शन होना है वो शुरू हो जाता है तकरीबन नवंबर में, फरवरी में इलेक्शन होता है, और जो मार्च है 2024 का उसके अंदर नया चेयरमैन सेनेट आएगा, डिप्टी चेयरमैन सेनेट आएगा, सेनेटर जो रिटायर होंगे उनकी जगह पे नए सेनेटर आएंगे और उनका 3 साल रह जाएगा और अगली फिर रिटायरमेंट्स होंगी। तो सेनेट तो टूट गया, दूसरा क्या तोड़ना चाहते हैं? सदर हाउस तोड़ना चाहते हैं, इनफेक्टिव करना चाहते हैं। और ये मिसाल इनके जहन में है वसीम सज्जाद साहब की, तब मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अब सदर का भी अरसा लिखा हुआ है, उसका जो इलेक्ट्रल कॉलेज है वो सदर के इलेक्ट्रल कॉलेज 6 हैं जहां से वोट पड़ता है, सेनेट के भी वोट पड़ते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है बाबर इवान साहब। मेरा लास्ट क्वेश्चन क्विकली, कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट टेकअप करती है तो क्या ये नए कानून की रोशनी में वो बेंच होगा या पुराने तरीकाकार से होगा? देखें जी, इस पे जनरल क्लॉजेज एक्ट भी है और इस पे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन भी है कि जो एक्ट्स डन एंड जजमेंट गिवन उनको नहीं छेड़ा जा सकता। ये जजमेंट दी जा चुकी है, उस जजमेंट को किसी ने किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया, सेल नहीं किया, और जजमेंट को ओवर रूल कर सकती है अनदर जजमेंट जो रिव्यू में आती है। उसके लिए आर्टिकल 188 है कॉन्स्टिट्यूशन का। अदलिया की किसी जजमेंट को भी ओवर रूल करने का, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को पार्लियामेंट के पास बदकिस्मती के साथ कोई ऐसा इख्तियार मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी मावराए आईन है। और आखिरी में जो जुमला कहना चाहता हूं वो ये है कि ये सिर्फ इस वजह से सारा कुछ किया जा रहा है कि किसी तरीके से इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, आज मसलन देखिए ना, आधी रात को जो लेजिस्लेशन हुई है वो किसने की है? कुछ मांगे तांगे की पार्टियां जो गैर नुमाइंदा असेंबली है और उसके ऊपर उन्होंने टॉपिंग की है। सबसे बड़ी पार्टी वहां से मिसिंग है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर इवान साहब हमें ज्वाइन करने का। बिल्कुल, एक अब ये ब्रेक की तरफ चल रहे हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि 2 जजेस अगर इख्तलाफी नोट अपना देते हैं एक रोज कबल और वेरी नेक्स्ट डे ये पूरा मुसव्वदा तैयार हो जाता है, उसको लाया जाता है, उसके ऊपर कैबिनेट जो है उसको बिल की शक्ल में लेकर आ जाती है, तो इतनी जल्दी में ये सारे मामला किस तरह से तय हुए, कौन था इनके पीछे, किस तरह से करने की कोशिश की गई और इसके नताइज क्या बरामद हो सकते हैं? एक ब्रेक से वापस आके आमिर मतीन साहब का तजिया इसके ऊपर लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त माहिर कानून मोहम्मद अहमद पंसोता साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मेरा सवाल अपनी जगह है मगर अभी हम पंसोता साहब से बात कर रहे हैं। पंसोता साहब, ये आपने आई एम श्योर ये सारा मुजवजा कानून पढ़ लिया होगा। इसके ये वो चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बड़ा तबका, मैं भी उसमें शामिल हूँ और वकला भी हैं बहुत सारे, जो ये इन रिफॉर्म्स की बात बड़े अरसे से कर रहे थे कि ये रिफॉर्म्स कर लेने चाहिए। यहाँ इशू आ गया है टाइमिंग का और इल्ज़ाम लग रहा है कि मेलाफाइडी का, कि इसके मकासद रिफॉर्म से ज़्यादा सियासी हैं। आपका क्या ख्याल है कि इसको सुप्रीम कोर्ट
जो इस पे कैसे रिएक्ट करेगी? क्या ये आईनी तौर पे आईनी तरमीम इसके होनी चाहिए थी, या ये कानून के ज़रिए, या ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है कि अपने रूल्स खुद चेंज करें? देखिए सर, ये सहारा लिया गया है आर्टिकल 191 का। आर्टिकल 191 बड़ा क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हैज द पावर टू फॉर्म इट्स ओन रूल्स एंड प्रोसीजर। उसके ऊपर 1990 आई थिंक 2 की एक जजमेंट है जो बड़ी क्लियर है। वो ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल मेकिंग प्रोसेस में अगर कोई एक्सटर्नल बॉडी इंटरफेयर करे, चाहे वो पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर्स के उस कॉन्सेप्ट के खिलाफ होगी। अब यहां पर किया ये जा रहा है कि एक पावर जो कि आर्टिकल 1843 के तहत है और उस पावर को डेवलप किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रू केस लॉ, उस पावर के थ्रू चीफ जस्टिस साहब जो है वो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट पर किसी भी इशू को टेकअप करते हैं। उस पावर को कर्टेल किया जा रहा है, स्ट्रक्चर किया जा रहा है अंडर द गाब के जी हम उसको रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। जहां आपने स्टार्ट में बात की, मैं 100% मुत्तफिक हूं, इस पावर को स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है और बड़ी अच्छी बात है और करना भी चाहिए, बट द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट की एक एनआरओ जजमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये कहती है कि कोई भी कानून पर्पस स्पेसिफिक हो या किसी ऑनगोइंग केस को प्रेजुडिस करने के लिए लाया जाए, वो कानून सस्टेन नहीं कर सकता। जैसे कि एनआरओ था और सेवरल अदर लॉज जो है उनको स्ट्राइक डाउन किया गया। तीसरी बात यह है कि इस कानून को जब पास किया जाएगा, मुझे लगता है कि सदर साहब भी इसको इतना इजीली एंडोर्स नहीं करेंगे और उसके ऊपर अपना खतो किताबत जो है उस पर करेंगे। चौथी बात यह है कि शायद मैं समझता हूं कि ये तो नहीं है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत हो। इनिशियली मेरा व्यू था कि शायद जरूरत हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मसला नहीं है, लेकिन एक आपने सब्सटैंटिव राइट अपील का भी इसमें डाला है। बातें आपने बहुत अच्छी की हैं इस कानून में, लेकिन जिस टाइम पर की हैं और जिस मकसद के लिए की हैं वो मकसद मुनासिब नहीं है। आपने सब्सटैंटिव राइट ऑफ अपील डाला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको डालना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 185 खुद एक अपील की बात करता है और फिर 188 रिव्यू की करता है। आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसमें चूंकि वो साइलेंट था तो लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस उसमें अपील डाल दी गई। यहां पर थ्रू अ लॉ उस अपील को डालना भी गैर मुनासिब होगा। उसके बाद आगे चलते हैं जो कि सुओ मोटो का जो मेन क्रक्स है जिसके ऊपर सारी डिस्कशन हो रही है। हम तो बहुत अच्छी बात है, समझते हैं 5 छोड़ के 17 मेंबर 15 मेंबर जितने भी हो उसको करें, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम इलेक्शंस के ऊपर आप एक लॉ को लाने का भी तरीका होता है। आप सुबह उसके ऊपर तकरीर कराते हैं वजीर आजम साहब से, शाम को लॉ आता है, रात तक डिबेट भी हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट लॉ। मैं आपकी बात में सिर्फ ऐड कर दूं कि ये हमारी को एंकर सरवत बीबी थोड़ी देर पहले यही कर रही थी कि ये भी एक टाइमिंग है कि एक दिन पहले 2 डिसेंटिंग नोट्स की डिटेल जजमेंट आती है और अगले दिन एकदम फौरन जो है पार्लियामेंट के अंदर ये वाला जॉइंट सेशन आ जाता है। सवाल मेरा ये है कि प्रेसिडेंट के पास गालबन 10 दिन तक इसको होल्ड करने की इख्तियार है, तो उसके बाद इसके अंदर अगर ये बन जाता है कानून और उसके बाद ये ज़ाहिर फिर अपील जो करने जाएंगे तो ये क्या अदालत उससे पहले इस चीज़ का फैसला करेगी या नए तरीके से इस कानून के मुताबिक वो बेंच बनेगा? सही जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये लॉ बाय द टाइम इंप्लीमेंट होगा, ये पास होता है अगर, तो बाय दैट टाइम ये प्रोसीडिंग्स तो खत्म हो चुकी होंगी। और अगर इंक्लूड होता है राइट ऑफ अपील, तो वो राइट ऑफ अपील से पहले ये लॉ डेफिनेटली कोई ना कोई चैलेंज कर देगा, बिकॉज दिस लॉ विल बी चैलेंज ऑन द टच स्टोन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसको बिल्कुल सबवर्ट करने के मुतरादिफ है। और जब चैलेंज होगा तो जितनी देर तक वो लॉ डिसाइड नहीं होगा या अंडर चैलेंज रहेगा तो उतनी देर तक कोई अपील वगैरह उसके तहत मेरा नहीं ख्याल फाइल हो सकती है। और लेट से अगर सस्पेंड नहीं भी होता, जो कि लॉ यूजुअली नहीं सस्पेंड होता जब उसको चैलेंज किया जाता है, अपील एंटरटेन हो जाएगी, लेकिन अगर लॉ कल को स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो फिर उस अपील का कोई फायदा नहीं रहेगा। मैं साथी तौर पर समझता हूं कि ये लॉ इज बेस्ड ऑन मैलाफिडे और इस लॉ को जिस तेजी और विदाउट डिस्कशन लाया गया है, अगर यही लॉ आज से कुछ साल पहले 6 महीने पहले लाया जाता। और एक और पॉइंट जो सारे मिस कर रहे हैं कि जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं, मुझे तो लगता है ये लॉ ज्यादा उनको सर्कमवेंट करने की कोशिश कर रही है पीडीएम। एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस तो अपना टेन्योर पूरा कर बैठे हैं सितंबर में। जो इनकमिंग चीफ जस्टिस है उनको भी देखना होगा कि ये इस टाइम पर जब पाकिस्तान में इस सो मोटो पावर से जहां हमारे इख्तलाफात है, इस पावर ने सर्व भी बहुत किया है। अगर इस मुल्क में पार्लियामेंट को रिमाइंड कराने के लिए कि 90 दिन में इलेक्शन होते हैं, सो मोटो का सहारा लेना पड़े, तो देन दिस इज अ वेरी गुड पावर एज वेल एट टाइम्स। तो उस पावर को सबवर्ट करके डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को मेरा नहीं ख्याल जुडिशरी में कोई भी बर्दाश्त करेगा, बिकॉज दिस इज सर्टनली सबवर्टिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी। मुझे ये गेम प्लान के पीछे एक मफरूजा लगता है
कि वो समझ रहे हैं कि शायद बेंच की तश्कील से जिस तरह के इस कानून में प्रपोज किया गया है, बड़ा करने से, बेंच को बड़ा करने से और अपनी मर्जी के जजेस लगवाने से, ये शायद जो 90 दिन वाला मामला है कि वो क्योंकि यहाँ पेंट किया जा रहा है जी ये हमारे जज हैं, ये उनके जज हैं, तो ये एक तो जुडिशरी के लिए भी इम्तिहान आ जाता है कि वो वाया वो मुनकसिम जो हैं, जो उनकी जो तकसीम है वो उसूलों पे बेस्ड है या सियासी या गिरोही बुनियाद पे। तो ये मफरूज़ा जो है कि जी ये अगर एक्सपैंड हो जाएगा तो शायद वो, क्योंकि अभी तक मैं क्विकली लास्ट कह देता हूँ बात कि ये 5 जो फैसला आगे आया, ये 4-3 का जो 2-3 की बहस चलती है, इसके अंदर 5 जजेस ने 90 डे पे इख्तिलाफ नहीं किया, उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे इख्तिलाफ किया है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनका बेसिक ऑब्जेक्शन ये है, और वो भी एक मंसूर अली शाह साहब की तकरीर से उन्होंने बात उठाई है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब है तमाम सुप्रीम कोर्ट। बड़ी अच्छी बात है। कासिम सूरी की रूलिंग पर ये ऑब्जेक्शन ली थी पीएमएलएन ने कि जी 17 मेंबर बैठाएं। जब बंदयाल साहब ने 5 मेंबर बेंच बैठाया तो उस वक्त ये ऑब्जेक्शन क्यों नहीं ली? जब नवाज शरीफ साहब को 9 साल बाद या 8 साल बाद रिव्यू एक्सेप्ट हुआ, उस वक्त ये ऑब्जेक्शन ली थी कि नहीं जी हमें 17 मेंबर्स चाहिए, और बेतहाशा केसेस में ऑब्जेक्शन उठाई है। आज इस केस में ये ट्रायल एंड टेस्ट कर रहे हैं। पहले इन्होंने देखा कि व्यू क्या है, उस व्यू की बेसिस पर अब ये कहते हैं इसको इनलार्ज कर दे, इसको हम लॉ में कहते हैं फिशिंग एक्सपेडिशन। ये रोविंग इंक्वायरी है कि जी 17 हो सकता है, इनको बेनिफिट कर दें। सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की जो साजिश है इसको अपोज करना चाहिए। एंड आई थिंक चीफ जस्टिस साहब बहुत मैग्नेनिमिटी का मुजाहरा कर रहे हैं कि चीजों के ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे, कंटेम्प्ट नोटिस इशू नहीं कर रहे, वरना जो इस वक्त हरकतें बहुत सारे पॉलिटिशियंस की हैं, दैट क्लियरली मेरिट्स अ केस अंडर द कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसका मैं वंस अगेन हामी नहीं हूं, कंटेम्प्ट में बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर आप इस लेवल पर चले जाएंगे और पिक एंड चूज करके जजेस को अटैक करेंगे, देखें जिस तरह मैं और आप रात को बैठ के आज बात कर रहे हैं, उमर अता बंदयाल साहब इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। उनकी जो बात है उनकी जजमेंट से यह है कि एट मैक्स जो सुबह अपने वो ऑब्जर्वेशंस देते हैं, उनको इस तरह अटैक करके फिर ट्वीट्स करना कि जी पहले 4-3 का फैसला होगा, फिर भाई वो बेंच खुद कह रहा है कि 4-3 नहीं है, 3-2 है। आप कह रहे हैं नहीं जी हमें पता है ये 4-3, और 4-3 वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शायद जिंदगी में 3-4 जजमेंट्स भी नहीं पढ़ी हुई, एक्सेप्ट अ फ्यू। वो लोग आकर जजमेंट्स के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जी ये 3-2 नहीं 4-3 है। ये बेसिकली मजाक करने वाली बात है। क्या इस किस्म का जज्बा पनामा में भी था? क्या ये, और इनके अपने वकील की मेरे साथ प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट है कि जी जो माइनॉरिटी व्यू है उसको तो हम व्यू ही नहीं समझते, उसकी कानून में कोई जगह नहीं। और मैंने बड़ी लंबी उनसे बहस की कि माइनॉरिटी व्यू की भी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये अगर सारा कुछ आप, जैसे मियां साहब ने कहा था ना, ये है वो जराए, तो अगर आप इनके सारे जराए इकट्ठे करें और इनका व्यू देखें तो इनका व्यू इज क्लियरली बेस्ड ऑन मेलाफिडे, एंड द अटेम्प्ट इज ओनली टू मेक श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो साख्त है उसको जेपटाइज किया जाए। ये आज नहीं किया, पहले भी किया गया। आपका एज बैरिस्टर वकील के तौर पे ये कहा जा रहा है कि जनाब ये फैसला जो आएगा, जो केस है, ये जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाएगा, इसका जो भी आता है, जिस तरह के बार बार साहब एक जुमला दोहरा रहे हैं कि ये देखना होगा कि ये जुडिशरी के लिए मुनीर मोमेंट है जबकि लेट गई थी जुडिशरी, या ये कॉर्नेलियस मोमेंट है कि जिन्होंने डिफाई किया था। आप एग्री करते हैं? 100% एग्री करता हूं जी। और मैं तो ये भी सोचता हूं कि जब आगे आने वाले लॉ स्टूडेंट्स ये चीज पढ़ेंगे कि उस टाइम की पार्लियामेंट को यही नहीं पता था कि 90 का मतलब 90 यानी कि 90 दिन में इंतखाबात करवाना है, और उस वक्त की पार्लियामेंट को यही नहीं पता था कि अपने हर मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो ये उससे भी बड़ी, ये मुनीर मोमेंट का तो मुझे पता नहीं है, बट ये बहुत बोरिंग मोमेंट होगा फॉर द पार्लियामेंट एज वेल। जहां तक जज साहब का ताल्लुक है, 2007 के बाद की जुडिशरी ने हमेशा दे हैव रिजन टू द ओकेजन, उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, एतमाद है। पास्ट में कोई इतने अच्छे फैसले नहीं है पुराने इफ्तिखार चौधरी कंपनी ने जो पहले किए हुए, बट इस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट ओनली सेव द ग्रेस फॉर दिस कंट्री बट ऑल्सो हिज ओन इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड एज अ लॉ स्टूडेंट in addition to many others in this country, I am looking at him कि ये उन्होंने करना है। और इसका ये बेसिकली पंजाबी में कहते हैं गल बजाया ढोल पे जाना पड़ेगा। ये उनकी अब जिम्मे है कि उन्होंने आइन की साख्त को बचाना है। इस वक्त इशू पाकिस्तान और उससे बढ़कर आइन है जो कि पाकिस्तान को गवर्न करता है। ये मैं आज के मुकदमे में जो इस वक्त चल रहा है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पे कि जी 8 अक्टूबर को करवाने की डेट जो दे दी है कि उनका इख्तियार है या नहीं है, इसमें ये ऑब्जर्वेशन आ रही हैं कि जी ना वो गवर्नमेंट की तरफ से बार बार ये आ रहा है कि जी फैसला आ भी जाए तो हम फिर भी नहीं मानेंगे।
तो अगर ये इस तरह की डिफाइंस आती कि इलेक्शन कमीशन कह भी देता है और सुप्रीम कोर्ट भी कह देता है कि जनाब ये चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं प्रोवाइड करें, फिर भी वो इस तरह के वाइब्स आ रही हैं कि वो कह रहे हैं हम फिर भी नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? देखिए आमिर साहब, फिर तो एक एनार्की की सिचुएशन है ना। ये तो फिर ये कहने की बात है कि कल को वो कह दें कि जी अगर चीफ जस्टिस साहब फलां फैसला करेंगे ठीक है और फलां करेंगे तो हमें कबूल नहीं है। बात ये है कि उस सिचुएशन तक अल्लाह ना करे हम जाएं, लेकिन अगर चले जाएंगे तो सिचुएशन विल बी एप्टली एक्सपोज्ड। और पाकिस्तान की जो अवाम है, जो कि असल में ट्रू मानो के कस्टोडियंस है इस आइन के, उनको फिर पता है कि क्या करना है और कैसे इस चीज से जान छुड़ानी है और कैसे इस चीज को खुद थ्रू वोट डिसाइड कराना है। लेकिन अगर ये बातें होंगी तो आर्टिकल 189 कहां चला जाएगा, जहां ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तमाम जो मातहत इदारे हैं, अदालतें हैं, उन पर बाइंडिंग है। सो दे कांट रन अवे फ्रॉम दैट जजमेंट। इनको वो जजमेंट माननी पड़ेगी। अगर ये ऐसा काम करेंगे तो ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो फिर अल्लाह माफ करे एनआरकी की बातें हैं और मार्शल लॉ की बातें हैं, जिससे मेरा नहीं ख्याल कोई भी लास्टली क्विकली कि कुछ वकला हज़रात का ये कहना था कि अगर इस तरह की डिफाइंस आएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात का कभी इम्कान है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह उनको प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं और उनको कंटेम्प्ट के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। सही। जी, अगर तो डायरेक्शन होगी किसी पर्टिकुलर इदारे को जिसमें ईसीपी या फेडरल गवर्नमेंट होगी और वो नहीं करते तो बिल्कुल होगा। अगर पीपल्स पार्टी ने तो नहीं ना ठेका लिया हुआ अपने वजीर आजम जो है वो हर दफा सेक्रीफाइस करने का, ये अगर कोई वजीर आजम जेन्युइनली कंटेम्प्ट करेगा तो वो बिल्कुल उस वजीर आजम के खिलाफ भी एक्शन होगा, उस ईसीपी के हेड के खिलाफ भी एक्शन होगा। और ये बड़ा गलत बात है कि जी वो ऑटोनमस अदारा है, बिल्कुल है, लेकिन अगर ऑटोनमस अदारे की हरकतें जो है इज नॉट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर अगर आपने एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ केस चला लिया है तो क्या ईसीपी के चेयरपर्सन के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता, जो चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका बंसोता साहब। सिर्फ लास्ट उसके अंदर जो हासिल बहस ये रहा कि ये जो कहा जाता है कि जनाब फाइनेंस मिनिस्ट्री या इवन महकमा दिफा जो है वो ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, अल्टीमेटली बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर। ये एग्जेक्टिव के अंडर है, फौज एग्जेक्टिव के अंदर है फाइनेंस। तो मेरा ख्याल फिर ये जवाब तो शहबाज शरीफ साहब को ही देने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद अहमद बंसोता साहब, आपका बहुत शुक्रिया, इनकी राय भी ली। बाबर अवान साहब ने भी अपनी राय दी, कानूनी राय दी। मगर एक ब्रेक से वापस आएंगे और आमिर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कहीं इस तरह के इकदाम जल्दबाजी में जो किए जा रहे हैं, हम किसी बंद गली में तो नहीं जा रहे कि वापसी का रास्ता बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाए। एक ब्रेक से वापस आके आमिर साहब का तजिया इस हवाले से शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, कहीं दुरुस्तगी करते करते कुछ ऐसे एक्शन तो नहीं लग रहे, हम लोग कुछ ऐसे कदम तो नहीं उठा रहे कि वापसी का रास्ता ही हमारे लिए बिल्कुल खत्म हो जाए, बंद हो जाएगा? जो आगे बहस चल रही थी कि ये एक बिल्कुल हम दोराहे पे आ गए हैं। एतजाज अहसन साहब तो फरमा रहे हैं कि ये मुनीर मोमेंट है, जिससे मुराद ये थी कि उन्होंने नज़रिया ज़रूरत के वो बानी थे। उन्होंने कहा जी आइन को इम्पोर्टेंट नहीं है, हकीकी हालात देखते हुए फैसला करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा जी उनके मुखालफत में पाकिस्तानी जुडिशरी के सबसे बड़े जज तरीन में माने जाने वाले में जस्टिस कॉर्नेलियस थे और उन्होंने डिफाई किया था उसको, ठीक है। उसके बाद मैं आगे एड्रेस में करता हूँ ये एतजाज साहब की चीज आर्गूमेंट को आगे ले जाते हुए, फिर ये दो ऑप्शंस नहीं होती तो फिर तीसरी ऑप्शन काकड़ मोमेंट है कि बीच में इस्टेब्लिशमेंट को घुसना पड़ा और उन्होंने कहा जी सुलह सफाई की जाए, बीच का सलूशन लाए, तुसी इधर दे तुसी इधर, ये वो बुलाना तो नया कला, या तो इस्टेब्लिशमेंट को ये है। वरना फिर मुझे डर है, मैं बिल्कुल हामी नहीं होता कि इसको कहा भी जाए, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि हालात बदल गए हैं और ये मुल्क का एक समझिएगा कि टोटल अनार्की नहीं, ये मुल्क की तबाही हो जाएगी, क्योंकि अभी सारी लोग चार्ज्ड हैं, अभी यूथ जो है ना बल्क है पाकिस्तान का वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मैं वो मुशर्रफ मोमेंट की जिक्र नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती और होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर किसी को ये खाम ख्याल है, बहुत बड़ा तबका है ये समझता है कि ये क्या है, देखे ना ये 200-500 बंदे लटका देंगे, 40-50 वो कर देंगे जिस तरह 77 में हो गया। तो याद
वैसे 70 का भी देख लें, पीपल्स पार्टी आज तक जिंदा है। हाँ, ठीक है। और बीबी की शहादत के बाद भी कल में अज़मा बुखारी को मुझे बड़ी बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा ये क्या है, वो देखे ना जो एस्टैब्लिशमेंट जो स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता, उन्होंने भुट्टो को फांसी लगा दी थी, उन्होंने जनाब बेनज़ीर की भी शहादत हो गई थी। ये कोई लाइटली लेने वाली बातें नहीं है, ये जो है संजीदा गुफ्तगू करनी चाहिए, संजीदा गुफ्तगू नहीं है। मगर मैं आप एक और संजीदगी की तरफ आना चाहता हूँ। ये रेजोल्यूशन अभी पार्लियामेंट ने पास किया है, ये मैं समझता हूँ क्योंकि पहले ही ये एक लूली लंगड़ी पार्लियामेंट है जिसके अंदर मेजर अपोजिशन है ही नहीं है, और वहाँ एक राजा साहब बैठाए हुए हैं, जाली राजा साहब, वो जो कि अपोजिशन को लीड कर रहे हैं। उन्होंने कहा है दो बड़े अच्छे रेजोल्यूशन पास किए हैं, हालांकि इस रेजोल्यूशन की कोई वक़्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियारात में मुदाखलत ना की जाए। ये वो अदालतों को कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले में मुदाखलत ना करें, कि वो चाहे कहें हम 5 साल बाद जो है ना फैसला करेंगे अदालत का नेक्स्ट इलेक्शन का, तो यही हुकूमत बरकरार रहेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी मुदाखलत ना की जाए। ये उनका वो अल्टीमेट है, डिक्टेट कर रहे हैं अपनी तरफ से। रेजोल्यूशन पास करके सजेशन दे रहे हैं ना कि पार्लियामेंट ये कहती है, उसकी पार्लियामेंट की ख्वाहिश है कि वो तमाम अदलिया मुकन्ना और इंतज़ामिया से भी ऊपर जो है ना वो इदारा है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन, उसके मामला ना करे। वो अल्टीमेट है, ओमनीपोटेंट उन्होंने बना दिया। यही दूसरा बड़ा मज़ेदार उनका रेजोल्यूशन आया है कि जी बैक वक्त जो है ना गैर जानिबदाराना निगरान हुकूमत के तहत होने चाहिए इलेक्शन, तमाम असम्बलियों के इलेक्शन बैक वक्त होने चाहिए और गैर जानिबदाराना होने चाहिए। ये आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस हमेशा होती रही है इत्तफाकन हमारे यहाँ कि जो है इकट्ठे होते रहे हैं। हाँ, करने मगर 93 के बाद से ये आइनी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा होता है अगर हो, मगर वो यही बड़ा बरासा PTI वाले कहते रहे हैं कि आप भी तहलील कर लें, इलेक्शन करा लें, क्योंकि हम सिलेक्टेड थे, आप इम्पोर्टेड हम कह रहे हैं। और वो पहले खुलाई मखलूक कही जाती थी और महकमा ज़राअत होता था और शुमाली इलाकाजात की सैर होती थी, फिर वो अब नाम मालूम का जिक्र होने लग पड़ा है। तो ये इसमें एक तो बैक वक्त जो है ये रेजोल्यूशन के ज़रिए नहीं, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी एक बैक वक्त कराने के लिए। ये एक आप रेजोल्यूशन से नहीं होगा। और दूसरा कि जी निगरान हुकूमतों के तहत होने चाहिए, पहले निगरान हुकूमतें के तहत हो रहे हैं, मगर हम हाल देख रहे हैं जिस तरह का जो रवैया निगरान हुकूमतों का है कि बाकी कोई टोटल में देख रहा था जानिबदाराना है। 150 जो केसेस PTI के वो जो हुए हुए हैं वो तो खैर इमरान खान पे ही हैं, उसमें जो 90 के करीब जो एक सेंचुरी तो सिर्फ पंजाब में हुई हुई है। तो अगर इस तरह की निगरान हुकूमतें, मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में मुस्तकबिल में जब भी कभी ये मौका आए, जिस तरह काफ़ी सारी इस तरह की एनॉमलीज आ गई हुई आइन में, मैं खुद 63 के वो जो फैसला है अदालत का उसका बहुत ज़्यादा मुखालिफ हूँ कि ये जो दिया इन्होंने कि जी डिस्क्वालीफाई कर दे मगर वोट काउंट नहीं होगा, ये भी किसी वक्त रिविजिट होगा। और इवन 62(1)(f) जिसके ज़रिए नाअहल हुए, ये लोग भूल जाते हैं कि ये पीपल्स पार्टी ने इसको अपोज किया था और जो है नवाज शरीफ साहब ने कहा था नहीं नहीं ये सादिक और अमीन का फैसला ये बड़ा ज़रूरी है। 18वीं तरमीम बन गई थी जब, तो वो खुद ही उनकी भेंट चढ़ी हुई और उनका फैसला था कि जी सादिक अमीन वाली बड़ा रखना ज़रूरी है। तो ये अभी इन इस तरह के रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट की पहले ही कोई तकरीम नहीं रह गई है, और तो वहाँ पे जो आज बड़ी बड़ी तकरीरें करके और ये आज शहबाज शरीफ साहब जिस तरह के ये बातें कर रहे थे, तो ये उससे तकरीम कम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर साहब। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।